हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एमसीएक्स के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में। उससे पहले एक अपडेट कि हमने अपना पूरा फाइनेंशियल लेंडिंग वाला स्पेस खत्म कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने 90 से ज्यादा कंपनी के वीडियो बना के अपलोड कर दिए थे। और अगर हम ओवरऑल लेवल में देखने जाए तो हम ऑलरेडी 150 के आसपास कंपनियां कवर कर चुके हैं क्वार्टर 1 में। और हमारा टारगेट है 450 से 500, क्लोजर टू 500 कंपनीज कवर करने का इन क्वार्टर 1 FY 25। अगर देखो कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अब मैंने सारे फाइनेंशियल्स पढ़ लिए होंगे, बट मेजोरिटी जितने भी आप लोगों ने नाम सुने होंगे ना, आप नाम बोलो, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल के हाइलाइट्स वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट अगर फिर भी एक आधा कोई नाम रह गया हो तो आप मेरे को डीएम कर दो या कमेंट कर दो, किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे हैं जो मेरे को पता है कि मैं मिस कर दिए, बट उनके 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 लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन था ही नहीं। उन्होंने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज ही नहीं किया था। जैसे मेरे को एक याद आ रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, वो अब वो सम्मान कैपिटल में चेंज हो गए हैं, बट सम्मान कैपिटल वालों ने अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाला ही नहीं क्वार्टर 1 का। तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया। अब सिर्फ अगर मैं बात करूं एक नंबर कह देने की कि भाई इनका एयूएम इतना बढ़ गया, पार्ट इतना बढ़ गया, वो तो आप जाके खुद रिजल्ट में भी देख लोगे, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। बट हाँ, अगर कोई कंपनी रह गई हो तो आप मेरे को मैसेज करो, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। बट मेरे एंड से फाइनेंशियल में लेंडिंग वाला साइड आज कंप्लीट हो गया। आज हमने सुबह एक कंपनी का वीडियो बनाया था, शायद हमने चोला का वीडियो किया था, और चोला के साथ पूरा का पूरा फाइनेंस में लेंडिंग वाला स्पेस कंप्लीट हो गया। और कुछ भी बचा हुआ हो तो आप मेरे को मैसेज करें, डीएम करें, चाहे नीचे कमेंट करें, उस पर वीडियो बन जाएगा। अभी हम शुरू कर लेते हैं फाइनेंशियल में नॉन लेंडिंग वाले पार्ट से। ये जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं या कुछ कुछ हम पहले भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां कर चुके थे, बट हाँ, अब एक काम करते हैं, इसको इस वाले पूरे स्पेस को एक एक करके सारे स्पेस निपटाते जाते हैं। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल में नॉन लेंडिंग साइड की तरफ। अगर हम बात करें तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीएक्स के बारे में। अब एमसीएक्स क्या है? एमसीएक्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जैसे एनएससी है या बीएससी है। अब एनएससी और बीएससी क्या कर रहे हैं? आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं इक्विटी शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए। आप जाते हो, आप अपना कोई भी सौदा मारते हो, तो आप एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू या उसके ऊपर ही तो मारते हो। आपको अगर एचडीएफसी बैंक का 100 शेयर खरीदना है तो या तो आप एनएससी पे खरीदोगे या बीएससी पे खरीदोगे। आपको बेचना है तो भी यही दो ऑप्शन है आपके पास। इसी तरीके से अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक आदमी को कमोडिटी में ट्रेड करना है, चाहे उसको क्रूड पे पोजीशन लेना है, चाहे उसको स्टील पे पोजीशन लेना है, कॉपर पे पोजीशन लेना है, किसी और प्रेशियस मेटल पे पोजीशन लेना है, या सोने पे, चांदी पे, किसी भी चीज पे अगर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी चीज पे पोजीशन लेना है तो उसको एमसीएक्स के ऊपर जाकर ट्रेड करना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि एमसीएक्स का बिजनेस मॉडल किस तरीके से चलता है, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और Q1 में इन्होंने रिजल्ट कैसा निकाला। अगर हम शुरुआत करें इनके मार्केट कैप से ही, तो हमें पता चलेगा 25,500 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है, मतलब 25,500 के आसपास की ये कंपनी है। और अगर मैं स्टार्टिंग में एक बार पहले ग्रोथ की बात कर लेते हैं। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो रेवेन्यू ग्रोथ वाज अप 61% ऑन अ वाई लेवल, एंड पैट वाज अप 150% ऑन अ वाई लेवल, मतलब धमाकेदार ग्रोथ। और पैट में खैर इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एक्सेप्शनल आइटम आया था Q1 FY 24 में। पिछले साल इन्होंने एक एक्स्ट्रा खर्चा बुक किया था अपनी आईटी का, इस वजह से हमें उस टाइम का पार्ट कम दिख रहा है और वाई लेवल पे पार्ट में बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। बट अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें, जो आया है एक्चुअली फिगर आया, कोई इन्फ्लेटेड नहीं है, वो हमें दिख रहा है 61% के आसपास, मतलब धमाकेदार ग्रोथ है। अब हम समझ लेते हैं अब हम समझ लेते हैं कि ये कहानी क्या है, ये करते क्या है। अब देखो, अगर आपको हिंदुस्तान में किसी भी कमोडिटी के ऊपर पोजीशन बनाना है, कि आप कह रहे हो कि मैं गोल्ड पे लॉन्ग होना चाहता हूँ, मतलब गोल्ड की बढ़ोतरी पे मैं अपना फायदा लेना चाहता हूँ, मैं गोल्ड को खरीदना चाहता हूँ एक ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड करने के लिए आपको गोल्ड खरीदोगे तो आपको खरीदना पड़ेगा एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म से, और इनका एकदम मोनोपोली है। ये 98% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं अपना कमोडिटी ट्रेडिंग का, मतलब कमोडिटी एक्सचेंज वाला जो ट्रेडिंग वाला है, उसमें 98% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। तो अब एक चीज समझो, देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर अगर हम अभी तक बहुत सारी कंपनियों में ऐसा बोलते हुए आए हैं कि अगर आप मोर देन 50% ऑफ द टोटल मार्केट हो जाते हो तो आपका आपका ग्रोथ नहीं आती। जैसे हमने बात की थी पेंट सेक्टर में कि भाई एशियन पेंट इज ऑलरेडी 50-55% ऑफ द ओवरऑल मार्केट, सो इट कैन नॉट ग्रो मोर देन द पेस ऑफ द मार्केट। तो अब यहाँ पर ये जो मोर देन द पेस ऑफ द मार्केट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इंडिया में आज की डेट में कोई बहुत ज्यादा कमोडिटी ट्रेडिंग हो नहीं रही। अगर कमोडिटी ट्रेडिंग का स्पेस ही 30-35-40% से बढ़ेगा तो एमसीएक्स उसके साथ बढ़ता जाएगा, बट इसके पास मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट अगर इंडस्ट्री इटसेल्फ बाय इटसेल्फ 50%, 60% से बढ़ रही है,
तो आप बहुत बढ़िया जगह पर हो। एक तो आप मोनोपोली हो, आपके अलावा कोई इस ग्रोथ को आपसे कोई लेने वाला नहीं है, आपके पास से कोई खाने वाला ग्रोथ नहीं है, पूरी की पूरी ग्रोथ आप ही की है। तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है कि एक तो आप ही कंपनी हो और जो जिस इंडस्ट्री में हो वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखो क्या होता है, अगर 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 हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कहानी किस तरीके से होती है। एक तो देखो, एक तो है ट्रेडर लोग तो कहीं पर भी जाके कोई भी सौदा मार के आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है और उनका कोई लॉजिक भी नहीं होता। उनके पास एक ही लॉजिक है, या तो चार्ट है या प्राइस है कि भाई इस प्राइस पे मेरे को खरीदना है, इस प्राइस पे मेरे को बेचना है। उसको अंडरलाइन कमोडिटी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको अंडरलाइन स्टॉक प्राइस से भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखो, आज की डेट में भी हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाटके का सौदा करते हैं, एफएनओ का सौदा करते हैं। तो एफएनओ वाले को कोई मतलब नहीं है कि मैं एचडीएफसी बैंक का शेयर ले रहा हूँ या आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ले रहा हूँ या फिर मैं एसबीआई का शेयर ले रहा हूँ। उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ भाव से। अगर उसका चार्ट सही बैठ रहा है, उसका भाव सही बैठ रहा है, तो वो उठा के बाय करेगा, नहीं बैठ रहा तो वो उसको शॉर्ट करेगा, सेल करेगा या पुट खरीदेगा, कॉल खरीदेगा, जो भी करेगा वो सिर्फ भाव के ऊपर करेगा। उसको अंडरलाइन फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक से कोई मतलब नहीं है। तो एक तो हमारे वो लोग वहां पर जाके एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं कि भाई मैं क्रूड पे पोजीशन बना रहा हूँ, मैं गोल्ड पे पोजीशन बना रहा हूँ, मैं सिल्वर पे पोजीशन बना रहा हूँ, या मैं एनी एक्सवाइजेड किसी भी दूसरे कमोडिटी पे पोजीशन बना रहा हूँ। तो एक तो वो लोग जाके ट्रेड करेंगे। दूसरे कौन लोग ट्रेड करेंगे? जिनको अपना रिस्क हेज करना होगा। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फर्क है हमारे एनएसए बीएससी के ऑप्शन ट्रेडिंग में और हमारे एमसीएक्स के ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखो, एक्चुअली में तो एनएससी और बीएससी पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग आई इसीलिए थी कि जिससे लोग बाग अपना रिस्क को हेज कर पाए, अपने रिस्क को हेज कर पाए। बट लोगों ने इसको क्या किया, इन लोगों ने इसको सट्टा बनाना शुरू कर दिया कि भाई हम बहुत ये इस वोलाटिलिटी में बीच में हम अपना छोटा सा कट बना के निकलने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप जहां तक मैक्सिमम सौदे देखोगे, तो मैक्सिमम सौदे आपको वही मिलेंगे एनएससी बीएससी पे, एफएनओ वाले, जो लोग वॉलेटिलिटी पे अपना पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हेज करने वाले नहीं है। बट एक्चुअली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर मेंट फॉर हेजिंग, हेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो अगर अगर मैं सपोज मैं मारुति सुजुकी हूँ, एक ब्रांड हूँ, मारुति सुजुकी हूँ, और मेरे को 6 महीने बाद मेरे को पता है मेरे को अगला अपना ऑर्डर देना है स्टील के लिए। मेरी गाड़ी स्टील से बनती है, तो मेरे को स्टील का ऑर्डर देना है। और मैं मारुति हूँ तो कोई 2 4 5 किलो स्टील तो मैं खरीदूंगा नहीं कि भाई आप अपना घर बना रहे हो तो 5 किलो स्टील के लिए आपने प्राइस को हेज कर दिया। तो ऐसा तो आप करते नहीं हो ना। तो आपको 5 किलो स्टील चाहिए, तो जितना भी भाव होता है आप तो उस दिन के भाव के हिसाब से ले आते हो। बट मारुति जैसी कंपनी को, जिसका रॉ मटेरियल स्टील है, उसके उसके पास तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना कि बाई चांस 6 महीने बाद जो स्टील के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, तो उसकी तो बैंड बच जाएगी, उसकी तो कॉस्ट प्राइस, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी। और वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच नहीं रहा कि भाई चलो अगर रॉ मटेरियल की प्राइस 25% बढ़ गई तो हम उठा के गाड़ी भी 25% महंगी कर देंगे। ऐसा तो वो लोग कर नहीं सकते। और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइस पास ऑन नहीं कर सकते, पूरा का पूरा तो कर नहीं सकते। तो उसको हेज करना पड़ेगा अपना रिस्क। तो मारुति के लिए इंक्रीजिंग स्टील प्राइसेस आ रहा रिस्क। और उल्टी साइड देखो, उल्टी साइड एक है कंपनी अपोलो, एपीएल अपोलो। अब एपीएल अपोलो क्या कर रहा है, वो स्टील पाइप बेच रहा है। अब एपीएल अपोलो के लिए क्या रिस्क है कि 6 महीने बाद कहीं स्टील प्राइसेस गिर ना जाए। उसने रॉ मटेरियल लिया, लोहे का उसने स्टील बनाया, और अब उसने आज सपोज 40 रुपए का स्टील बना दिया। 40 रुपए की रेट पे उसका घर पे स्टील पड़ा, तो 40 रुपए का उसने स्टील बना लिया, 60 रुपए पे वो बेच रहा है। और कल को पता चले कि 6 महीने बाद जाके स्टील प्राइसेस आधे हो गए, तो वो 30 रुपए पे उसको बेचना पड़ा, तो उसका तो घाटा हो गया 10 रुपए का। तो दोनों के रिस्क है। अगर एपीएल अपोलो को प्राइस के नीचे जाने से रिस्क है, और मारुति सुजुकी को प्राइस के ऊपर जाने से रिस्क है। तो दोनों दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम आज बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम एक प्राइस फिक्स करते हैं कि 50 रुपए पे मैं तेरे से इतना इतना स्टील ले लूंगा। तो दैट इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब मारुति के पास ऑप्शन है कि जो एपीएल अपोलो है, एपीएल अपोलो से 50 रुपए पे स्टील ले या ना ले आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर मारुति कहता है कि भाई, अगर सपोज क्या हुआ, आज आज एपीएल अपोलो ने और मारुति सुजुकी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मेरे को 100 टन स्टील दोगे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी या पर टन, कोई भी मेट्रिक ले लो, मेट्रिक से हमें मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। तो 50 रुपए पे आप मेरे को ये 50 रुपए की रेट पे आप मेरे को ये सारा का सारा स्टील दोगे। और एपीएल अपोलो भी एग्री कर गया कि भाई मेरी लागत 40 रुपए है और मैं 50 रुपए बेच रहा हूँ। तो अगर अगर स्टील प्राइसेस गिरे हुए हुए तो न मेरे को भी मदद मिल जाएगी, और मारुति ने अपना रिस्क हेज कर लिया कि अगर स्टील के प्राइसेस बढ़े हुए तो मेरे को भी मदद मिल जाएगी, मैं 50 रुपए पे स्टील खरीद दूंगा। तो दोनों ने एग्रीमेंट किया और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो क्या हुआ, अब देखो अब क्या हुआ। अब फॉर सपोज 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने बाद स्टील का प्राइस पहुंच जाता है 100 रुपए। तो स्टील का प्राइस 100 रुपए पहुंच गया। तो मारुति कहता है कि नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज माई ऑप्शन एंड यू हैव टू गिव मी द स्टील एट द रेट ऑफ 50 रुपीज इन स्पाइट ऑफ
इन स्पाइट ऑफ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 70 रुपीज, 80 रुपीज, एनी एक्सवाइजेड, कोई भी ऊपर वाली मार्केट वैल्यू के अलावा भी आपको मेरे को अब ये जो स्टील स्टील है, जो भी 5,000 टन 10,000 टन स्टील मेरे को चाहिए जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो आप मेरे को 50 रुपए पे ही दोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले से एक प्रीमियम भर रखा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं अपना रिस्क हेज करने के लिए, और छोटे छोटे लोग यूज करते हैं इसमें ट्रेड करने के, कि भाई भाव के खिलाड़ी हैं वो, कि 100 रुपए ऊपर नीचे कमाने के चक्कर में वो लोग ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली दो तरफ से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, बट यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, जो आदमी आता है जो आदमी आता है हेज करने के लिए, अभी यहाँ पर सारा सारा सट्टागिरी वाला बाजार थोड़ा सा कम है, और जो ढंग से हेज करने आता है उनका बाजार थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमने समझ लिया कि भाई एमसीएक्स की हमें जरूरत क्यों है, और एमसीएक्स पे हमें ट्रेड करने की भी क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली एमसीएक्स का रिक्वायरमेंट क्या, यूज क्या है बाजार में, तो उसका मार्केट बढ़ेगा क्यों। तो जैसे जैसे कंपनियां अपना रिस्क हेज करने की कोशिश करेंगी, नए नए क्लाइंट्स एडिशन होंगे, सब अपना रॉ मटेरियल हेज करेंगे, वो वैसे वैसे जो एमसीएक्स है उसका क्लाइंट बेस बढ़ता जाएगा, उसका ऑर्डर वैल्यू बढ़ता जाएगा, उसका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए द इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द अदर इंडस्ट्रीज। और इसी वजह से ये एकदम मोनोपोली 98% मार्केट शेयर लेने के बाद भी एक अच्छी पेस पे ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। अब हम देख लेते हैं कि इनका किस सेगमेंट से, मतलब कौन से मेटल की कौन से कमोडिटी की जो ट्रेडिंग है उससे इनको कितना कितना फी इनकम मिलता है, किसका कितना सेगमेंटेशन है। अगर हम बात करें इनका इनका जो प्रेशियस मेटल है वो 68% के आसपास रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। प्रेशियस मेटल क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल जो है ये करते हैं 68-69% के आसपास का कंट्रीब्यूशन। एनर्जी करता है 19% के आसपास का कंट्रीब्यूशन। बेस मेटल करते हैं 12% के आसपास का कंट्रीब्यूशन। बेस मेटल क्या होगा, जो आपका कोर है, जिसके ऊपर आप कुछ कोई कोई वैल्यू एडिशन करोगे और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। अब जैसे आयरन के ऊपर वैल्यू एडिशन करने के बाद आयरन में कुछ कुछ मिक्स करते हैं, शायद 2 या 3 कंपाउंड होते हैं, उन दोनों को तीनों को मिक्स करने के बाद आयरन के साथ मिलता है हमें स्टील। जो स्टील जो हम देख रहे हैं वो आयरन का एक आयरन से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। तो जो आयरन है वो स्टील के लिए बेस मेटल हो गया। तो बेस मेटल से आती है इनकी 12% फीस, और जो बचा हुआ जो ये एग्री कमोडिटीज है और इंडेक्स है, इससे इनको लेस देन 1% के आसपास आता है। तो सबसे ज्यादा आ गया हमारा प्रेशियस मेटल से, और उसके बाद आ गया हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आ गया हमारे एनर्जी और बेस मेटल। अब आ जाते हैं, अब देखो ये अब अभी तक हमें समझ में आ गया कि प्योरिटी और वॉल्यूम का गेम है, और प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आ रहा। एक बार आपने प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया, और एक अब उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल करने के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा। रोज रोज आपको कोई खर्चा नहीं है, मतलब आपको हर इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे कोई खर्चा नहीं पड़ रहा है। अब हम समझ लेते हैं इनका वॉल्यूम किस तरीके से रहा। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम वाज अप 137% ऑन अ वाई लेवल। मतलब क्या जबरदस्त ग्रोथ रेट है कि आपका ऑप्शन वाला वॉल्यूम 137% से बढ़ गया। और अगर मैं बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल में 29% के आसपास से बढ़ गया। और वहीं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करूं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो सॉरी फ्यूचर ट्रेडिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़ गया बाय 21% ऑन अ वाई लेवल। तो मतलब बहुत धमाकेदार ग्रोथ। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें, तो 52% से बढ़ गया। पैट वॉज अप 150% ऑन अ वाई लेवल। अब समझ लेते हैं थोड़ी सी पैट की कहानी, कि पैट 550%, मतलब 5.5 गुना कैसे हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब आप जब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस में होते हो ना, तो प्लेटफॉर्म एक लेवल तक के लिए सफिशिएंट होता है। अब सपोज आपके प्लेटफॉर्म की लिमिट है कि वो 1 लाख ऑर्डर 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, अब आपके वॉल्यूम्स क्लोजर आ रहे हैं टुवर्ड्स 1 लाख, मतलब आपके सपोज 70,000 के आसपास आपके ऑर्डर आ रहे हैं पर सेकंड। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अब उसको आपको 1 लाख ऑर्डर पर सेकंड को 10 लाख ऑर्डर पर सेकंड करना है। तब आपको एक एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। तो उन्होंने Q1 में यही खर्चा किया था। इन्होंने टीसीएस के साथ मिलके अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया था, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया था, जिससे ये और नई नई कमोडिटीज लेके आ सके। देखो एक तो दो चीजें करनी है इनको, एक तो नया नया कमोडिटी लेके आना है और नया नया क्लाइंट लेके आना है। अगर कमोडिटी नया लिया है और क्लाइंट नया लिया है, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हेजिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर अब इनको अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि सारा का सारा वॉल्यूम का खेल है, अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे आप नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर पाओ, और वो जो एक्टिविटी करें, जो ट्रेड मारें, वो उसको आप सस्टेन कर पाओ, उसका मतलब प्लेटफॉर्म केपेबल हो कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाए। मतलब वो उस मतलब अगर अगर हम बात करें एग्जांपल लें, जैसे जीरोधा का होता है ना, कि कोई भी अगर मार्केट में किसी दिन उथल पुथल हो रखी होती है और ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा था, तो जीरोधा कह देता है भैया हमसे ना हो पाए, हमको माफ कर दो कि भाई हमारा सर्वर इतना केपेबल ही नहीं है।
तो ऐसा एमसीएक्स के साथ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी की सारी ट्रेड हो रही है। अगर किसी दिन आके एनएससी बोल दे कि भैया हमारा तो सर्वर ओवरलोड हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी इसी वजह से एमसीएक्स को भी अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खर्चा करना पड़ा टीसीएस के साथ मिलके, अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और वो खर्चे का कॉस्ट इन्होंने अपफ्रंट ले लिया। अब जैसे अगर हम आगे चल के बात करने वाले एंजल वन की, एंजल वन ने भी ये किया, अपने सर्वर्स को अपग्रेड किया, इसलिए उनकी वन टाइम कॉस्ट आई, इसलिए पैट कम बढ़ा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने Q1 FY24 मतलब आज से ठीक 1 साल पहले जून के क्वार्टर में FY24 के क्वार्टर में इन्होंने वो खर्चा ले लिया था, जिससे अपने प्लेटफॉर्म अपग्रेड कर ले। तो इस वजह से हमें ज़्यादा ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये कोई इतना ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है, बट बहुत तगड़ा रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब हमें जो भी वॉल्यूम बेस्ड ऐसा ट्रेडिंग वाले बिज़नेस पे होता है ना, उसमें हमें ट्रैक करना होता है एक चीज़, दैट इज़ एवरेज डेली टर्नओवर। एवरेज डेली टर्नओवर कितना कितना बढ़ा। अगर मैं बात करूं, एवरेज डेली टर्नओवर वो वाज अप 21% ऑन अ YoY लेवल फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड was up by 137% for the option contracts, and on an average was up by 31% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब धमाकेदार ग्रोथ। अगर आपका 31% के आसपास से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बढ़ रहा है एवरेज डेली टर्नओवर, तो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हो, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हो आप। और अगर क्लाइंट एडिशन की बात करो, तो क्लाइंट एडिशन भी बहुत बढ़िया रेट पे हो रहा है। 40% के आसपास इन्होंने क्लाइंट ऐड कर दिए ऑन अ वाई लेवल, एंड 6.5% के आसपास इन्होंने क्लाइंट ऐड किया ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल। और अभी इंडिया में कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज या कमोडिटी ट्रेडिंग तो अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस पे है। मतलब ये इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे पेस पे ग्रो करेगी। और जब आप इंडस्ट्री में मोनोपोली हो, तो सारी की सारी इंडस्ट्री ग्रोथ आप ही खाओगे। तो बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छा रिजल्ट। और चल आगे देखते हैं, आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। और अब हम निकल पड़े हैं अपनी सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल स्पेस की कंपनीज को कवर करने में। तो हम इस हफ्ते में नहीं तो ज्यादा नेक्स्ट हफ्ते में पूरी की पूरी सारी की सारी नॉन लेंडिंग वाली, सॉरी, फाइनेंशियल नॉन लेंडिंग वाली कंपनियां खत्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।